हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिटनेस फिजिकल प्लेस। तो आज हम करेंगे हमारा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक रेस्पिरेटरी सिस्टम, जो कि एग्ज़ाम पर्पस से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। देखो, द रेस्पिरेटरी सिस्टम प्लेस रोल इन एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बिटवीन द एटमॉस्फेरिक एयर, ब्लड एंड टिश्यू सेल्स। जो हमारी बॉडी में गैसेस का एक्सचेंज होता है वो एटमॉस्फेयर, ब्लड एंड टिश्यू सेल्स में होता है। एंड मेटाबॉलिक रिएक्शंस इन ह्यूमन बॉडी यूज ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस एनर्जी फ्रॉम न्यूट्रिएंट्स इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस है हमारी बॉडी में, जो भी केमिकल रिएक्शंस होती है, एनाबॉलिक एंड कैटाबॉलिक, जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस है हमारी बॉडी में, वो ऑक्सीजन का यूज़ करती है और ऑक्सीजन का यूज़ करके एनर्जी को प्रोड्यूस करती है, एनर्जी का लिबरेट करती है। एंड एट द सेम टाइम दीज रिएक्शंस रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। जब ये मेटाबॉलिक रिएक्शंस होता है हमारी बॉडी में, जो भी केमिकल रिएक्शंस होती हैं हमारी बॉडी में, तो उस टाइम जो कार्बन डाइऑक्साइड का रिलीज़ होता है, उस जो बाय प्रोडक्ट बनता है, जो भी वेस्टेज बनता है केमिकल रिएक्शंस में, तो वो वेस्टेज हमारे ब्लड में जाता है और वो ब्लड को डीऑक्सीजनेटेड करता है। इसीलिए हमारा जो ब्लड है वो डीऑक्सीजनेटेड होता है। मतलब जैसे मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती है हमारी बॉडी में, जो भी केमिकल रिएक्शंस होता है वो ऑक्सीजन को यूज़ करके एनर्जी को प्रोड्यूस करता है। एंड उस रिएक्शंस में जो वेस्टेज बाय प्रोडक्ट बनता है वो बाय प्रोडक्ट जाता है हमारे ब्लड में, जो सीधा हमारे ब्लड को करता है डीऑक्सीजनेटेड। इसीलिए हमारा ब्लड ऑक्सीजनेटेड होता है और डीऑक्सीजनेटेड होता है। डीऑक्सीजनेटेड होता है बाय प्रोडक्ट की वजह से, वेस्टेज की वजह से हमारा ब्लड डीऑक्सीजनेटेड होता है। देखो, फिर जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो जाता है इन्फीरियर एंड सुपीरियर वेना केवा के थ्रू, इन्फीरियर एंड सुपीरियर वेना केवा के थ्रू जाता है हार्ट में। जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो बिकॉज ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शंस में जो भी बाय प्रोडक्ट होता है, वेस्टेज होता है, उसकी वजह से वो डीऑक्सीजनेटेड होता है एंड वो फिर इन्फीरियर एंड सुपीरियर वेना केवा के द्वारा हार्ट में जाता है। देखो, अब हम बात करते हैं रेस्पिरेशन। एक होता है रेस्पिरेशन एंड एक सेकंड इज ब्रेथिंग। तो इनमें डिफरेंस क्या है रेस्पिरेशन एंड ब्रेथिंग में? सबसे पहले हम बात करते हैं रेस्पिरेशन की। जो रेस्पिरेशन होता है, जैसे हमने बात की केमिकल रिएक्शंस की, जो भी उस रेस्पिरेशंस में एनर्जी के लिए केमिकल रिएक्शंस होती है, और CO2 O2 में जो भी गैस एक्सचेंज होता है केमिकल एनर्जी की प्रोडक्शन के लिए, उसे बोलते हैं रेस्पिरेशन बोलते हैं। जो भी हमने बात की केमिकल रिएक्शंस की, उसमें जो भी एनर्जी का प्रोडक्शन होता है उसे बोलते हैं रेस्पिरेशन। एंड सेकंड इज़ ब्रेथिंग। तो ब्रेथिंग, जो हम सिंपल इनहेल एंड एक्सहेल करते हैं, जो भी हम सांस लेते हैं, सिंपल इनहेल एंड एक्सहेल करना, वो होता है ब्रेथिंग। रेस्पिरेशन जो एनर्जी के लिए केमिकल रिएक्शंस होती है, जिसकी वजह से हमें O2 एंड CO2 मतलब ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, उसे बोलते हैं रेस्पिरेशन। एंड ब्रेथिंग, जो सिंपल इनहेल एंड एक्सहेल करते हैं, उसे बोलते हैं ब्रेथिंग। जो ब्रेथिंग है वो वॉलंटरी होती है, मतलब ये हमारी इच्छा के अनुसार होती है। एंड जो इनवॉलंटरी, जो रेस्पिरेशन है, ये इनवॉलंटरी प्रोसेस है। रेस्पिरेशन इनवॉलंटरी एंड ब्रेथिंग वॉलंटरी।
ब्रैथिंग रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स जैसे लंग्स, नोज इसके थ्रू होता है। एंड जो रेस्पिरेशन है वो हमारी बॉडी में माइटोकॉन्ड्रिया जो हमारे सेल्स में होते हैं, साइटोप्लाज्म, ये इन सब में होता है। एंड इसमें जो एटीपी फॉर्म में एनर्जी प्रोड्यूस होती है रेस्पिरेशन में। एंड जो ब्रेथिंग है इसमें कोई भी एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होती। रेस्पिरेशन में एनर्जी का प्रोडक्शन करते हैं हम एंड ऑक्सीजन का यूज़ करके। एंड जो ब्रेथिंग है इसमें एनर्जी का प्रोडक्शन नहीं करते। तो ये डिफरेंस है रेस्पिरेशन एंड ब्रेथिंग में। रेस्पिरेशन जो भी केमिकल का रिएक्शंस होता है, गैस का एक्सचेंज, जिसकी वजह से हमें CO2 एंड O2 मिलता है। एंड ब्रेथिंग जो हम सिंपल इनहेल एंड एक्सहेल करते हैं उसे बोलते हैं ब्रेथिंग। तो ये हो गया रेस्पिरेशन एंड ब्रेथिंग में डिफरेंस। देखो अब हम बात करते हैं रेस्पिरेशन में एक्सटर्नल रेस्पिरेशन की एंड एक्सटर्नल रेस्पिरेशन की। जो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन है, देखो, इट इज़ द एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन द alveoli ऑफ द लंग्स एंड द ब्लड इन pulmonary capillaries across the respiratory membrane. In this process, pulmonary capillaries blood gains oxygen and losses CO2. जो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन है वो होता है, जो गैस का एक्सचेंज होता है वो लंग्स एंड ब्लड में होता है। एक्सटर्नल में जो गैसेस का एक्सचेंज होता है ब्लड एंड लंग्स में होता है, ब्लड एंड लंग्स में, इसलिए इसे बोलते हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। जो गैसेस का एक्सचेंज होता है वो होता है ब्लड एंड लंग्स में। एंड जो इंटरनल रेस्पिरेशन है उसमें जो ब्लड का एक्सचेंज होता है, गैसेस का एक्सचेंज होता है वो होता है ब्लड एंड सेल में। एक्सटर्नल में जो गैसेस का एक्सचेंज होता है वो ब्लड एंड लंग्स में होता है। एंड जो इंटरनल में गैसेस का एक्सचेंज होता है वो ब्लड एंड टिश्यू में होता है, ब्लड एंड सेल्स में होता है। इट इज़ द एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन ब्लड इन सिस्टमेटिक कैपिलरीज एंड टिश्यू सेल्स। इन दिस स्टेप द ब्लड लॉसेस ऑक्सीजन एंड गेन्स CO2। एक्सटर्नल में ब्लड एंड लंग्स में एंड इंटरनल में जो होता है ब्लड एंड सेल्स में होता है, इसलिए इसे इंटरनल रेस्पिरेशन बोलते हैं। देखो, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में पूरा प्रोसेस कुछ इस तरह होता है, जैसे मैंने बताया कि एक्सटर्नल रेस्पिरेशन ब्लड एंड लंग्स में होता है। तो लंग्स में होती हैं एल्वेओली होती हैं लंग्स में, एंड एल्वेओली में होता है ब्लड, एंड ब्लड में होती हैं कैपिलरीज, एंड कैपिलरीज में भी होता है ब्लड। तो इन दोनों में जो गैसेस का एक्सचेंज होता है उसे बोलते हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। कैपिलरीज में जो कैपिलरीज होती हैं उसमें CO2 का अमाउंट ज़्यादा होता है, एंड जो एल्वेओली होती हैं उसमें O2 का अमाउंट ज़्यादा होता है। तो जो एल्वेओली में ऑक्सीजन का अमाउंट ज़्यादा है तो वो कैपिलरीज में CO2 आता है, एंड एल्वेओली का ऑक्सीजन है जो वो कैपिलरीज में जाता है। इसी तरह कुछ ये प्रोसेस होता है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। एंड जो कैपिलरीज होती हैं वो फिर ब्लड को लेकर जाएंगी सेल में, एंड सेल में जो केमिकल रिएक्शंस होता है उसे बोलते हैं इंटरनल रेस्पिरेशन। जो सेल में केमिकल रिएक्शन होता है उसे बोलते हैं इंटरनल रेस्पिरेशन। तो इसी तरह ये गैस का एक्सचेंज होता है सेल एंड ब्लड के बीच में। देखिए, ब्रेथिंग में एक आता है इनहेलेशन एंड सेकंड इज एक्सहेल। तो जब हम इनहेल करते हैं, ब्रेथिंग इन इज कॉल्ड इनहेलेशन
जब हम इनहेल करते हैं तो जो हमारा डायाफ्राम है वो नीचे की ओर जाता है, डाउन जाता है। आप इनसे ज़्यादा रख सकते हैं, इन मतलब डाउन जाता है डायाफ्राम। एंड जो हमारी स्टर्नम होती हैं वो अपवर्ड मूव हो जाती हैं, डायाफ्राम नीचे की ओर। एंड एक्सेल में जब हम एक्सेल करते हैं तो उसमें हमारा, जब हम ब्रेथ आउट करते हैं उसे बोलते हैं एक्सेल। जब हम एक्सेल करते हैं तो हमारा जो डायाफ्राम है वो ऊपर की ओर मूव करेगा। एंड जो हमारी स्टर्नम है, इंटरकॉस्टल रिब्स के मसल्स होते हैं, वो नीचे की ओर मूव करते हैं। इस तरह हम देख सकते हैं, जब ब्रेथिंग आउट होती है तो एक्सेलेशन, एंड जब ब्रेथिंग इन होती है तो उसे बोलते हैं इनहेलेशन। देखो, रेस्पिरेटरी सिस्टम में दो जोन होते हैं। फर्स्ट इज कंडक्टिंग जोन एंड सेकंड इज रेस्पिरेटरी जोन। जो कंडक्टिंग जोन है, इसमें हमारा पूरा जो भी रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है, जो रेस्पिरेशन को हमारे जो भी उसमें जैसे लाइरेंक्स, नोज़, फायरेंक्स, ट्रैकिया, ब्रांची, लंग्स, ये सारे जो भी उस प्रोसेस में इंटरकनेक्ट करते हैं, हमारे रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं, ये सारा एक्सटर्नल सिस्टम हमारा आ जाता है कंडक्टिंग जोन में। जो भी हमारा एक्सटर्नल सिस्टम है जैसे नोज़, फायरेंक्स, लाइरेंक्स, ये सारे आ जाते हैं कंडक्टिंग जोन में। एंड जो रेस्पिरेशन जोन है, इसमें जो भी हमारी गैसेस का एक्सचेंज होता है, अल्वियोली एंड कैपिलरीज के बीच जो भी गैसेस का एक्सचेंज होता है वो आता है रेस्पिरेटरी जोन में। इस तरह ये दो जोन होते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम में, कंडक्टिंग जोन एंड रेस्पिरेटरी जोन। एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम का ये जो सीक्वेंस है, तो ये एग्ज़ाम में आ जाता है कई बार सीक्वेंस। देखो, जैसे नोज़, फायरेंक्स, लाइरेंक्स, सबसे पहले नोज़ आ गया, नोज़, नासल कैविटी, ऑरल कैविटी, और इसके बाद आ गया फायरेंक्स के नीचे आता है लाइरेंक्स, एंड लाइरेंक्स के नीचे आ गया ट्रैकिया, उसके बाद ब्रांचिस, फिर उसके बाद लंग्स, एंड लंग्स के बीच जो भी ब्रांचियस एंड अल्वियोली, ये सब आ जाता है। इसे सीक्वेंस में देख लेना। देखो, नोज़, फायरेंक्स, लाइरेंक्स, ट्रैकिया, ब्रांची एंड लंग्स। तो ये रेस्पिरेटरी सिस्टम के सीक्वेंस है। देखो, हम बात करते हैं अब नोज़ की, जो एग्ज़ाम पर्पस से इतना ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। जो नोज़ है वो हमारा, देखो, इट इज़ ओनली एक्सटर्नली विजिबल ऑर्गन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। जो नोज़ है वो आता है कंडक्टिंग जोन में, जो हमने अब बात की कंडक्टिंग जोन एंड रेस्पिरेटरी जोन की। नोज़ आता है हमारा कंडक्टिंग जोन में। जो नोज़ है, इसके अंदर आती है नासल कैविटी। नोज़ के अंदर आती है नासल कैविटी। नोज़ हो गए जो हमारी बाहर वाली जो नोज़ है वो नोज़, एंड नासल कैविटी नोज़ के अंदर का एरिया जो भी आता है वो नासल कैविटी में आता है। देखो, नोज़ जो इसके फंक्शंस हैं मेन, वार्मिंग, मॉइस्चरिंग एंड फिल्टरिंग इनकमिंग एयर, डिटेक्टिंग ऑल्फैक्टरी स्टिमुलाई, मॉडिफाइंग स्पीच वाइब्रेशंस। बस इसके ये मेन फंक्शंस है, इतना ज़्यादा नोज़ के बारे में नहीं पूछा जाता। तो अब हम बात करते हैं फायरेंक्स की। द फायरेंक्स फंक्शन एज ए passageway for air and food, providing a resonating chamber for speech sounds, and house the tonsils which participate in immunoglobulin reactions against foreign invaders। देखो, जो फायरेंक्स का फंक्शन है उसका मेन फंक्शन है एयर एंड फूड को
फूड में पासेज वे का काम करना, एयर एंड फूड के लिए पासेज वे का काम करना। जो भी इसमें फायरेंक्स में मसल्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा स्मूथ होते हैं, इसलिए जो भी हम इनटेक करते हैं तो फायरेंक्स उसे आगे की ओर पुश करता है और ये फूड ईसोफेगस में जाता है और जो एयर होती है वो ट्रैकिया में जाती है। ईसोफेगस में जाता है फूड एंड एयर जाती है ट्रैकिया। फायरेंक्स का मेन फंक्शन है पासेज वे एंड फूड को पुश करना, पुश करने का काम करता है फायरेंक्स। मेन फंक्शन है पुश करना एंड पासेज वे का काम है इसका, फूड को पुश करता है ईसोफेगस में एंड एयर को ट्रैकिया में लेकर जाता है फायरेंक्स। तो यही इसका मेन फंक्शन है। एंड इसमें होते हैं, देखो, द फायरेंक्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 एनाटॉमिकल रीजन्स, नासोफेरेंक्स, ओरोफेरेंक्स एंड लैरिंगोफेरेंक्स। तो इसके ये 3 रीजन्स हैं। नासोफेरेंक्स, इट इज़ सुपीरियर पोर्शन ऑफ फायरेंक्स विच एक्सटेंड फ्रॉम इंटरनल नेयर्स टू सॉफ्ट प्लेट, इट इज़ है रेस्पिरेटरी फंक्शन ओनली। जो भी हमारे नोज़ के ऊपर थोड़ा पार्ट आता है, देखो मैं दिखा देती हूँ। देखो ये नोज़ वाला एरिया हो गया नासोफेरेंक्स एंड उसके बाद आ गया ओरोफेरेंक्स एंड ये आ गया लैरिंगोफेरेंक्स। तो ये फेरेंक्स के 3 रीजन्स हैं। देखो कई बार टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम में इसकी डायमेंशंस पूछ लेते हैं। तो जो फायरेंक्स है वो कुछ 13 सेंटीमीटर की लेंथ होती है, इसे 13 सेंटीमीटर की लेंथ होती है फायरेंक्स की। एंड फायरेंक्स के बाद आता है एपिग्लोटिस, एपिग्लोटिस आता है इसके बाद, एपिग्लोटिस के बाद आता है लाइरेंक्स। तो एपिग्लोटिस का मैंने बताया कि ये जो एयर है उसे ट्रैकिया में एंड जो फूड है उसे फूड पाइप में, तो ये अलग अलग करने का काम करता है एयर एंड फूड को, एपिग्लोटिस। बस इसका यही मेन फंक्शन है। तो अब हम बात करते हैं लाइरेंक्स की। द लाइरेंक्स और वॉइस बॉक्स इज ए शॉर्ट पासेज वे। जो लाइरेंक्स है इसे हम वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं एंड यहाँ से जो हमारी वॉइस निकलती है तो वो लाइरेंक्स से निकलती है, इसलिए इसे वॉइस बॉक्स बोलते हैं। तो ये आता है फायरेंक्स के नीचे, सबसे पहले फायरेंक्स और उसके फायरेंक्स एंड लाइरेंक्स के बीच आता है एपिग्लोटिस, एपिग्लोटिस के नीचे आता है लाइरेंक्स। इस तरह जो एपिग्लोटिस है जो भी खाना होता है उसे वो लाइरेंक्स में नहीं जाने देती, क्योंकि वहाँ पे फ्लैप लगी होती है जिसे एपिग्लोटिस बोलते हैं। ये फूड और एयर को अलग अलग करके रखती है एपिग्लोटिस। देखो लाइरेंक्स के बाद आता है ट्रैकिया। ट्रैकिया, द ट्रैकिया और विंड पाइप is a tabular passageway for air that is about 12 centimeter long and 2.5 centimeter in diameter। देखो जो ट्रैकिया है इसे हम विंड पाइप भी बोलते हैं, ऑल्सो कॉल्ड विंड पाइप। ट्रैकिया को विंड पाइप भी बोलते हैं। जो इसकी लेंथ होती है, जो टीजीटी एग्ज़ाम में पूछ लेते हैं, तो वो होती है 12 सेंटीमीटर एंड इसका डायमीटर होता है 2.5 सेंटीमीटर। एंड जो ट्रैकिया है वो हाइलिन कार्टिलेज की बनी होती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा टीनी कार्टिलेज होते हैं, वीक होते हैं थोड़ा ये, तो ये हाइलिन कार्टिलेज की बनी होती है ट्रैकिया। एंड जो ट्रैकिया है आगे ये डिवाइड होती है राइट एंड लेफ्ट ब्रांची में। सबसे पहले आ गया नोज़, नोज़ के बाद आ गई नासल कैविटी,
एंड नासल कैविटी के बाद आ गया फाइरेंक्स, फाइरेंक्स के बाद आ गया एपिग्लॉटिस, एंड एपिग्लॉटिस के बाद लाइरेंक्स, एंड लाइरेंक्स के बाद आ गया ट्रैकिया, एंड ट्रैकिया आगे डिवाइड होती है राइट एंड लेफ्ट ब्रांची में। देखो अब हम देखते हैं लंग्स। द लंग्स आर पेयर्ड cone shaped organs in the thoracic cavity. They are separated from each other by the heart and other structures in the mediastinum. जो हमारा लंग्स है वो थोरासिक कैविटी में होता है, एंड ये राइट एंड लेफ्ट लंग्स के बीच जो स्पेस होती है उसे बोलते हैं मीडियास्टिनम। जो राइट एंड लेफ्ट लंग्स के बीच में स्पेस होती है उसे बोलते हैं मीडियास्टिनम। Each lung is enclosed and protected by a double layer membrane called the pleural membrane. जो भी लंग्स की कवरिंग होती है उसे बोलते हैं प्लूरल मेम्ब्रेन। इसमें डबल लेयर होती है ये मेम्ब्रेन। जो इनर होती है उसे बोलते हैं विसरल प्लूरल मेम्ब्रेन, एंड जो बाहर होती है एक्सटर्नल उसे बोलते हैं पैरिटल प्लूरल मेम्ब्रेन। एंड each lung is divided further into lobes by the fissures. Right lung is divided into 3 lobes: superior lobe, middle lobe and inferior lobe. By horizontal and oblique fissure, the left lung is divided into 2 lobes: superior lobe and inferior lobe by oblique fissure. Each lobe is further divided into number of small lobules. जो हमारा राइट लंग है उसमें 3 लॉब्स होती हैं, 3 लॉब्स होती हैं, एंड जो लेफ्ट लंग है उसमें 2 लॉब्स होती हैं। इसलिए जो हमारे राइट लंग का साइज़ है वो लेफ्ट लंग से बड़ा होता है। एंड इसमें आगे आता है लंग्स के आगे हीलियम, और हीलियम में जो हीलियम एरिया है वहाँ से जो भी वेसल्स होती हैं, ब्रांचेस होती हैं हमारी, वहाँ से एंटर करते हैं। इस एरिया को हीलियम बोलते हैं। आगे मैं स्ट्रक्चर में भी बता देती हूँ। देखो इसे बोलते हैं हीलियम, जहाँ से वेसल्स की एंट्री होती है उसे बोलते हैं हीलियम, जहाँ होता है हीलियम। एंड जो बाहर वाली होती है लेयर इसे बोलते हैं विसरल प्लूरा, एंड जो इंटरनल विसरल प्लूरा, एंड जो एक्सटर्नल होती है उसे बोलते हैं पैरिटल प्लूरा। ये हार्ट की लंग्स की लेयर मेम्ब्रेन। जो राइट साइड होता है उसमें 3 लॉब्स होती हैं, एंड जो लेफ्ट साइड होता है उसमें 2 लॉब्स होती हैं। ये हो गया लंग्स का स्ट्रक्चर। ये हो गई ब्रांचेस, एंड कुछ यहाँ पे एल्वियोली होती है ब्रांचेस के नीचे लंग्स में। जो एल्वियोली होती हैं वो बैलून शेप की होती हैं, उसे हम एल्वियोली को एयर सैक्स भी बोलते हैं। इसको लंग सेल भी बोलते हैं। एल्वियोली को लंग्स सेल एंड एयर सैक्स इस नाम से भी जानते हैं एल्वियोली को। इसके अंदर जो भी ऑक्सीजन होती है उसमें कैपिलरीज एंड एल्वियोली में इसमें गैसेस का एक्सचेंज होता है। एंड जैसे ये लंग है, ईच लंग में 150 मिलियन एल्वियोली होती हैं, कुछ 150 मिलियंस। ईच लंग में इसकी क्वांटिटी होती है कुछ 150 मिलियन एल्वियोली। देखो कल के टॉपिक में हम जो भी इसकी लंग वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज़ है उसको कवर करेंगे। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना, एंड थैंक यू। एंड अगर कुछ ना समझाए तो प्लीज़ कमेंट करना। थैंक यू।